जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका वर्ग 2 जो मध्य प्रदेश की चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए 2025 में 20 तारीख से ये पेपर चालू हो जाएंगे। तो सोशल साइंस का जो पेपर है जो कि जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आधारित, उस पर बेस्ड मैं एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार चल रही है ये 2 कंप्लीट एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं वो जो लेक्चर हैं वो मैंने कंप्लीट करके आपके इस मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट पे डाल दिए हैं आपके लिए। और साथ ही साथ में ये तीसरा जो क्लास है जो कि एमसीक्यू की क्लास है, हिस्ट्री पर है ये, और इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं लगातार मेरे इस वीडियो से जुड़े रहे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद फैक्ट्स के साथ में मैं आपके साथ में कंप्लीट करूंगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। साथ ही साथ में मैं सोशल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस के भी एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं जो कि आपको लगातार मिल रहे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा लगातार, क्योंकि रेगुलर आ रहा हूं अल्टरनेट डेज पर, वो भी आपके सामने यहाँ पर मिल रही है। तो मैं लगातार 5 एमसीक्यूज की जो वीडियोस हैं वो मैंने डाल दी हैं और अब लगातार कल फिर आएगी। आज हिस्ट्री की है तो आज हिस्ट्री की हम कंप्लीट करेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। विद ऑल फैक्ट्स के साथ मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ में लगातार देखते रहिए। आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे कि आपको पीडीएफ मिल जाएंगी वो, जहाँ पे कि आप पीडीएफ से भी पूरी कंप्लीट डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े जिससे कि आप वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जो कि लगातार मेरे माध्यम से आपको लेक्चर्स के और साथ में पीडीएफ के दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही, और शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी इसमें अपना इंटरेस्ट दे और साथ में लगातार उससे भी उनकी तैयारी हो पाए। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। 95 क्वेश्चन से ये चालू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए इसमें से सबसे पहले किस युद्ध को लड़ा गया था? ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो आपको इन सभी युद्धों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सभी वॉर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला जो है वो है आंग्ल बर्मी युद्ध, यानी कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था। दूसरा है प्रथम आंग्ल मराठा आंग्ल अफगान युद्ध। तीसरा है आंग्ल मराठा युद्ध और चौथा है आंग्ल सिख युद्ध। ये तीनों के चारों प्रथम युद्ध है जो कि आंग्ल के साथ में, यानी कि अंग्रेजों के साथ में बर्मा का, अफगान का, मराठा का और सिख का ये युद्ध हुआ था। उनकी ईयर्स के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में फटाफट दीजिए अगर आपको मालूम है, क्योंकि आपको सभी के वर्ष याद होने चाहिए। ईयर जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पर आप जितने भी जो भी घटनाएं इवेंट्स हिस्ट्री में हुई हैं उनके ईयर को जरूर रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। बार बार रिवीजन करने से कंसिस्टेंसी आती है और ये हिस्ट्री का मेन सफा है, याद रखिएगा। इसको आपको बिल्कुल इस तरीके से ही रिवीजन करना पड़ेगा। बताएं इसका आंसर क्या है? चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर है, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसमें से सबसे पहले मैं आंसर बताऊंगा आपको कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये सबसे पहले लड़ा गया था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो ये हुआ था 1775 में। सॉरी, इससे लिख देता हूँ 1775 ईस्वी से लेकर, यानी कि 1775 से लेके 82 तक ये युद्ध लड़ा गया था। यानी कि 7 वर्षों तक ये लगातार युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये। और इसमें वॉरेन हेस्टिंग इसमें प्रथम गवर्नर जनरल था जिस समय ये युद्ध हुआ था। और मराठाओं की तरफ से महादजी सिंधिया ने यहाँ पर लीड किया था। और पेशवाओं की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे नाना फडणवीस। याद रखिएगा, इस समय जो पेशवा था वो एक बालक था जो कि माधव नारायण राव था, जो कि एक 5 वर्ष का बालक था जिसको कि पूरे तरीके से यहाँ पर नाना फडणवीस ने संरक्षित किया था 12 भाई काउंसिल क्रिएट करके, यानी कि यहाँ पर 12 सरदारों की नियुक्ति की थी जिसमें कि महादजी सिंधिया भी एक सरदार के रूप में नियुक्त थे।
और इनके साथ में ये युद्ध हुआ था। तो ये आंसर इसका सही है। 1775 में इसकी शुरुआत होती है, तो ये सबसे पहले हुआ था। बाकी के अन्य युद्धों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो ये 1846 से लेके 1848 के बीच में ये युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आंग्ल अफगान युद्ध, तो आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ईस्वी में ये शुरू हुआ था और 1843 तक ये चला था। 1843 ईस्वी तक ये युद्ध चला था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें आंग्ल सिख युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो सिख एम्पायर के जो पहले जो फाउंडर थे उनकी मृत्यु के बाद में जब सिख एम्पायर का पतन चालू होता है और कमजोर होना चालू होता है, उसके बाद में ये देखने को मिलता है। और ये होता है 1844 में। 1844 से लेके 45 ईस्वी तक ये युद्ध चलता है। तो इसका जो आंसर है 1775 सबसे पहले देखा गया आपको। तो 1775 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध सबसे पहले होता है। अगर आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो लगातार 3 आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आंग्ल अफगान युद्ध की बात की जाए तो आंग्ल अफगान युद्ध भी यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेंगे। आंग्ल बर्मा युद्ध की बात की जाए तो ये टोटल 2 युद्ध होते हैं। और अगर बात की जाए आंग्ल सिख युद्ध की तो ये 2 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे, आंग्ल सिख फर्स्ट, आंग्ल सिख द्वितीय। ठीक है, चलिए इनके बारे में डिटेल में आपको देखना है तो वीडियो देख लीजिएगा मेरी, उसमें पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन सिख मराठा इन दोनों युद्धों की मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है। अभी अफगान की और बर्मा के नहीं बनाए हैं, तो वो भी आपको लगातार मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं। क्वेश्चन नंबर 96 है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना जिसको कि व्यापार स्थल कहा जाता है स्थापित करने की अनुमति यानी कि परमिशन मिली थी? ऑप्शन आपके सामने है, पुदुचेरी, मद्रास, मसूलीपट्टनम और सूरत। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको देना है, बताएं। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। और साथ ही साथ में क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो बच्चों क्लास को जरूर आप शेयर करते रहिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। इसका आंसर क्या है आपको बताना है। चलिए हमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसका जो आंसर है वो है सूरत। ठीक है ना, सूरत में 1613 में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री यानी कि अपना कारखाना स्थापित किया था। अगर बात की जाए तो इसकी जो सफलता मिली थी वो कैप्टन हॉकिंस को मिली थी। किसको मिली थी? कैप्टन हॉकिंस। बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को इसकी सफलता मिली थी और वो जहांगीर के दरबार में मनसबदारी के रूप में नियुक्त हुए थे और इनको 400 मनसबदारी पर नियुक्त किया गया था। और इनको यहाँ पर जहांगीर ने उपाधि दी थी, वो थी अंग्रेजी खान। अंग्रेजी खान की उपाधि दी थी। वो क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने जहांगीर के दरबार में पारसी भाषा में यानी कि वहां की जो लोकल भाषा थी उस भाषा में बात की थी, याद रखिएगा। तो इस कारण से जो कम्युनिकेशन हुआ था उससे जहांगीर काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था और इनको यहाँ पर 1613 में जो सूरत में फैक्ट्री लगाने का परमिशन दे दिया गया था। सबसे पहले इनको इन्होंने ट्राई किया था, इन्होंने कोशिश की थी 1608 में इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन 1608 में इनको सक्सेस नहीं मिल पाई थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 में हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन 1608 में सक्सेस नहीं मिली थी। फिर जाके आगे जाके 1613 में इन्होंने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया, बक्सर। बक्सर के युद्ध के कारण क्या है? बक्सर का युद्ध जो हुआ था जो कि नवाबों के साथ में हुआ था, इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि इसमें युद्ध के कारण ही, सॉरी यहाँ पर इसका क्वेश्चन बदल गया है। ये क्वेश्चन ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है ये बताना है, यानी कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से इसको लिखा गया है, इसलिए इसको हटा दो और इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही होगा। A B C D ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट
सही है, पढ़ के बताएं इसमें। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब को दंडित करना चाहते थे, ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय तथा शुजा-उद-दौला से का सहयोग किया था। किसने? मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला का सहयोग किया था, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, मराठा अवध से अंग्रेजों को निकाल भगाना चाहते थे तथा शाह आलम द्वितीय को कारावास में से निकलवाना चाहते थे, ये तीसरा स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट जो है वो है मराठा के हमले से बचने के लिए शुजा-उद-दौला मीर कासिम तथा अंग्रेज की सहायता लेना चाहता था। कौन? शुजा-उद-दौला। मराठाओं के हमले से बचने शुजा-उद-दौला मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता मीर कासिम तथा अंग्रेजों की सहायता लेना चाहता था। कौन? शुजा-उद-दौला। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, बक्सर के युद्ध के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा बक्सर के युद्ध का स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है ये आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर दीजिए और क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्लास को आगे शेयर करते रहिएगा। बताएं कौन सा आंसर सही है। देखिए, इसमें जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। अब जो है बी इज द करेक्ट आंसर। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, इसने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला से सहयोग किया था युद्ध में। और इसी के बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था जो कि 1764 में हुआ था। 1764 में जो युद्ध हुआ था बक्सर का, वो तीन जो उस समय की प्रमुख शक्तियां थी, मुगल एम्पायर, अवध के नवाब और साथ में बंगाल के नवाब मिलकर अंग्रेजों से भिड़े थे। और इस समय अंग्रेजों की तरफ से जो लीड किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने, याद रखिएगा, 1764 में। लेकिन इसमें जीत मिली थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को जीत मिलने के बाद में यहाँ पर जो अलायंस यानी कि संधि ट्रीटी करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। ध्यान रखिएगा, 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, उस प्लासी के युद्ध को लीड करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन उसके बाद में वो वापस चला जाता है क्योंकि वो कर्नाटक वॉर में काफी ज्यादा उसने रोल प्ले किया था। उसके बाद में इसको वापस बुला लेते हैं और वापस बुलाने के बाद में यहाँ पर हेक्टर मुनरो लीड करता है। और लेकिन संधि करने में ये बहुत ही ज्यादा दिमाग से तेज था, तो अंग्रेजों ने इसी को यहाँ पर अलायंस यानी कि ट्रीटी करने के लिए भेजा था, जो कि मुगल अवध के नवाब और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ में होना था। तो इसमें मीर कासिम की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और हार होने के बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, हत्या होती है इसकी, और ये 1764 की बात है। और अक्टूबर के महीने में, नोट कीजिएगा, ये युद्ध जो होता है ये अक्टूबर के महीने में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने अंततः मराठा पेशवा को हटाकर पदाच्युत यानी कि हटाकर उसके क्षेत्र पर कब्जा कर और उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया था। देखिए, इसमें अंग्रेजी जो गवर्नर है उसका नाम दिया हुआ है। तो कौन से अंग्रेजी गवर्नर के समय में मराठा पेशवा को हटा दिया था और मराठा पेशवाई खत्म कर दी थी, पूरी जो पेशवाई थी उसको पूरा खत्म कर दिया था। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, वेलीगिली, कॉर्नवालिस, डलहौजी और हेस्टिंग। बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। मराठा पेशवा यानी कि सबसे आखिरी युद्ध, सबसे आखिरी युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध की बात हो रही है। थर्ड वॉर जो हुई थी, जो कि हुई थी 1817, और इसी लिख दूं मैं, 1817 से लेके 1818 की बात है ये। और इस समय ये थर्ड आंग्ल मराठा वॉर हुई थी, थर्ड वॉर हुई थी ये। और उस वॉर में यहाँ पर मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। तो उस समय किस अंग्रेज ने यहाँ पर लीड किया था, जिसने कि मराठा पेशवा को हटा दिया था उसके पद से और उसके क्षेत्र पर पूरी तरीके से, यानी कि मराठा एम्पायर पूरा खत्म हो गया था और उस पूरा मराठा एम्पायर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। देखिए, इसका जो आंसर है वो है हेस्टिंग।
बिल्कुल नोट कीजिएगा, हेस्टिंग उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आया था, ध्यान रखिएगा। अगर हेस्टिंग का कार्यकाल देखा जाए तो हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो था 1816 से 1816 से लेके 1820 तक हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर आता है। तो ये आंसर है। और ये युद्ध हुआ था 1817 में हुआ था, और इस समय मराठा जो पेशवा था वो कौन था? वो था बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकेंड, ठीक है। बाजीराव द्वितीय था और इसके समय में ये युद्ध हुआ था और इनकी बहुत बुरी तरीके से हार होती है। इसमें जो संघ था, मराठा संघ था, वो पूरी तरीके से बिखर गया था, क्योंकि इसमें कारण भी बाजीराव द्वितीय था। इसने सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के समय में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, जो कि मराठा संघ को ही यहाँ पर इसने खदेड़वा दिया था अंग्रेजों के साथ में मिलकर अपनी सत्ता के लालच में। लेकिन बाद में इसकी आत्मा झकझोर गई और अंग्रेजों की नीयत के बारे में पता चला, तो दोबारा से ये अंग्रेजों के विरोध में आ गया था और मराठा संघ को यहाँ पर एकत्रित करके दोबारा से एकजुट करके अंग्रेजों से ये भिड़ा था और अंग्रेजों से इसने लोहा लिया था। लेकिन उस लोहे में ये कमजोर लोहा पड़ा, क्योंकि धीमे धीमे करके इनकी सेना भी कमजोर हो गई थी। और जिस तरीके से यहाँ पर सेना की कमजोरी देखने को आई, तो अंग्रेज वो मराठा सेना की कमजोरी जब देखने को आई, तो अंग्रेजों की सेना बहुत भारी थी और काफी ज्यादा हथियार से लैस थी। तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर मराठाओं की हार होती है और बाजीराव द्वितीय को यहाँ से पेशवाई से हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद में इनको कानपुर में एक छोटी सी जगह है पिठूर, वहां पर इनको विस्थापित कर दिया जाता है, वहां पर इनको बैठा दिया जाता है पेंशन के साथ में। वहां पर पेंशन के साथ में इनको बैठा दिया जाता है। और आगे चलकर यही इन्हीं का जो बेटा था नानाजी, नानाजी ने यहाँ पर विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में, जो कि वहां पर जाकर युद्ध लड़ते हैं कानपुर, क्योंकि कानपुर को भी यहाँ पर कब्जे में ले लिया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अब अपन अन्य जितने भी जो अंग्रेज अफसर दिए हैं, गवर्नर जनरल दिए हैं, उनका भी कार्यकाल यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कब से लेके कब तक रहे थे। थोड़ा सा है बस, उसको बता के फिर मैं आगे क्वेश्चन को ले लूंगा। तो इसमें वेलेजी की बात की जाए तो वेलेजी का कार्यकाल 1798, नोट कीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये 1798 से लेके 1805 तक, कहां तक? 1805 तक वेलेजी भी अपने कार्यकाल में रहता है। और इसी ने जो सब्सिडियरी अलायंस, जिसको सहायक संधि बोलते हैं, सहायक संधि की शुरुआत की थी। कॉर्नवालिस की बात की जाए तो कॉर्नवालिस जो आता है ये 1786 में आता है। 1786 लेके यहाँ पर बात की जाए, सॉरी 1793 में आता है। हाँ 1786, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। 1786 से लेके 1793 तक ये कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के रहता है। कॉर्नवालिस के समय में यहाँ पर बात की जाए तो कॉर्नवालिस के समय में कौन सा युद्ध हुआ था 1786 से 1793 तक, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। डलहौजी का कार्यकाल, डलहौजी जिसको कि कोई नहीं भूल सकता, इसी के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा असंतोष फैला था पूरी की पूरी प्रजा के साथ में जितनी भी रियासतें थी उनमें असंतोष फैला था, क्योंकि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो व्यापकता का सिद्धांत जिसको कि हड़प नीति कहा जाता है, उसकी शुरुआत की थी। और यहाँ पर डलहौजी का कार्यकाल की बात की जाए तो ये 1848 में ये आता है और 1856 तक ये रहता है। और इसी के कार्यकाल के बाद में जब किनिंग यहाँ पर आता है 1856 में, और तब आकर यहाँ पर एक रेवोल्यूशन होता है, जो कि ये इस क्रांति के बाद में 1857 का युद्ध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर ये आ गया, बताएं इसका आंसर। ज्यादा समय आपको एक एक क्वेश्चन, जहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन के फैक्ट में कवर कर रहा हूँ, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे। आपका क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी देख पाए। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की वार्ता के लिए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी में से किसे लाहौर भेजा गया था? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह,
सिख एम्पायर के फाउंडर, उनके साथ में संधि की थी। ये बताइए कौन सा अधिकारी था इसमें से, अंग्रेजी अफसर था जो कि अलायंस यानी कि ट्रीटी करने के लिए, संधि करने के लिए यहाँ पर भेजा गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मेजर ब्रेडफुड, चार्ल्स टी मेटकॉफ, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मैकानी। आंसर दीजिएगा इसमें से कौन सा सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बताएं। चलिए, अब मेरी बारी चालू होती है। आपने बता दिया होगा, आपको याद आ गया हो तो बिल्कुल आपने बताया होगा कमेंट में। चलिए, इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स टी मैटकॉफ। इनको भेजा था और ये इसका सही आंसर है। और ये संधि कब हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह के साथ में, जो कि सिख एम्पायर के महाराज थे और उन्होंने ही सिख एम्पायर की स्थापना की थी। ये संधि हुई थी 1809 में, 1809 में हुई थी। और ये सतलुज, याद रखिएगा, सतलुज जो नदी है, सतलुज जो रिवर है, ठीक है ना, उसको बॉर्डर बनाया था अंग्रेजों ने। इसमें अंग्रेजों का फायदा ज्यादा था और यहाँ पर जो रणजीत सिंह था उनका फायदा नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये संधि करनी पड़ी थी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जिस तेजी से अपने एम्पायर को आगे बढ़ा रहे थे और जितनी ज्यादा सुसज्जित और जितनी ज्यादा आर्टिलरी के साथ में सुसज्जित उसके पास में जो सेना थी, वो सेना से अंग्रेजों का जो है हाफ नहीं, यानी कि हाफ गए थे, वो थक गए थे, वो डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सिख एम्पायर सतलुज के इस तरफ आ जाए और हमें भी यहाँ से निकाल दे और हमारा समय ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो इस कारण से अंग्रेजों ने ये चाल चली थी कि हम यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के साथ में एक संधि करते हैं, जिसमें कि सतलुज नदी के पूर्व की ओर की बॉर्डर है वो हम अपनी तरफ रखते हैं, पूर्व का क्षेत्र हमारी तरफ, और सतलुज के पश्चिम का क्षेत्र वो सिख एम्पायर का क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी, ना हम और ना ही सिख एम्पायर आप हमारे ऊपर युद्ध करेंगे, ना हम आपसे युद्ध करेंगे। तो इस तरीके की संधि हुई थी चार्ल्स टी मेटकाफ। याद रखिएगा, चार्ल्स टी मेटकाफ, जो कि यहाँ पर बात करें तो इस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो। ये आपको याद रखना, लॉर्ड मिंटो जो थे वो इस समय की गवर्नर जनरल थे। लेकिन गवर्नर जनरल होते हुए भी इन्होंने जो अफसर थे वो अफसर चार्ल्स टी मेटकाफ को यहाँ पर जो है संधि के लिए भेजा था। अब आपको ये बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह, कमेंट में बताइएगा, रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना कब की थी? सन बताइएगा आप यहाँ पर कमेंट में। देखिए, आपका भी रिवीजन होना जरूरी है, आपकी कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए हमें भी कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही वेरिएशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको हर एंगल से क्वेश्चन आने चाहिए। बताएं अब अगला क्वेश्चन, तो कमेंट में आप बताइएगा महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना कब की थी। अगला प्रश्न ये रहा, बताएं 101वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया? यानी कौन सा फोर्ट है जो ब्रिटिश ने सबसे पहले बनवाया है? तो ये आंसर आपको यहाँ पर देने, चार ऑप्शन आपको वहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि फोर्ट विलियम, ठीक है ना, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट एंजेलो। बताएं इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, आंसर आपको आता है, बिल्कुल आता हो तो आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो नोट कर लीजिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज की, जो कि अंग्रेजों ने सबसे पहले इस फोर्ट को बनाया था। और ये फोर्ट बनाया था कहां पर? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में सबसे पहला फोर्ट था फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित ये पहला किला था और इस किले का निर्माण जो हुआ था ये हुआ था 1639।
1639 में ये इसकी शुरुआत हुई थी और ये बहुत ही जल्दी इन्होंने बना लिया था। ठीक है, तो 1639 से 40 के बीच में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद में फिर अन्य फोर्ट की यहाँ पर किलेदारी की थी। फोर्ट मतलब एक प्रकार से ये एक फैक्ट्री होती थी, एक कारखाना होता था। उसी फोर्ट के अंदर में यहाँ पे कि उनके खुद के अफसर भी रहते थे, खुद के यहाँ पर वर्कर भी रहते थे। वर्कर के साथ में वहां पे पूरी की पूरी जो उनकी का जो उद्योग था, उनकी जो ट्रेड करने का जो भी सामान था वो उसमें रखते थे। तो उस समय इसी को फोर्ट कहा जाता था या फिर फैक्ट्री भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में इसका निर्माण अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास, बताएं निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में कौन आए थे इसमें, ये बताना है। सबसे अंत में आया, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। सबसे आखिर में आने वाला जो व्यापारी था, जो कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में से सबसे अंत में आया, यही क्वेश्चन है। बताएं डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली, सबसे आखिरी में कौन सी कंपनी आई, ये बताना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर है, अगर हम यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं एक ही कंपनी कब आई थी। डच, डच जो कि कौन थे यहाँ पर, जो कि हॉलैंड के वासी थे, नीदरलैंड के वासी थे। ये आए थे, कब आए थे ये आए थे 1602 में इन्होंने कंपनी की निर्माण की थी और 1605 में ये भारत आ गए थे डच। अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेज 1600 में इन्होंने कंपनी का निर्माण किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1608 में इन्होंने कदम रखा था और 1613 में इन्होंने पहला कारखाना सूरत में बनाया। ठीक है, सूरत में इन्होंने निर्माण किया था। अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसी जो आए थे ये 1668 में आए थे। ठीक है, और इन्होंने 1668 के बाद में अपना बनाया था। पुर्तगालियों की बात करें तो ये 1598 1598 में सबसे पहले आए थे। ठीक है, और सबसे अंत में आने वाली बात यहाँ पर की गई है, तो सबसे अंत में जो आए वो आए थे फ्रांसीसी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी जो थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे अंत में आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप मेरे को ये बताइएगा कि भारत से कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो कि सबसे आखिर में गई, सबसे आखिर में, यानी कि देश से, भारत से सबसे आखिर में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी जो कि भारत से गई थी। कमेंट में आप इसका आंसर मुझे दीजिएगा, बताएं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी ये भी आपको मालूम पड़ना चाहिए, और साथ में कौन सा अंग्रेज था जिसके साथ में ये युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग, किसके साथ में ये युद्ध हुआ था, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध था। आपको एक हिंट दे देता हूं, आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कौन सा था, चौथा, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें कि टीपू सुल्तान मारा गया था। बताएं। इसका जो आंसर है, अगर हम इसमें नोट करें तो इसका आंसर बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। लॉर्ड इस अंग्रेज, इसकी जो मृत्यु हुई थी लॉर्ड वेलिजिली, लॉर्ड वेलिजिली इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड वेलिजिली के साथ में ये आखिरी युद्ध लड़ता है
और इसका जो सामना है वो कॉर्नवालिस से शुरुआत होती है। कॉर्नवालिस के साथ में इसका युद्ध होता है जब टीपू सुल्तान आता है, ठीक है ना। कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग के समय में भी टीपू सुल्तान यहाँ पर हैदर अली अपने पिताजी के साथ में युद्ध लड़ता है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद में कॉर्नवालिस से भी इसका युद्ध होता है। उसके बाद में आखिरी युद्ध जो होता है आंग्ल मैसूर चतुर्थ चौथा युद्ध जो होता है वो उस युद्ध में माना जाता है। और ये चौथा युद्ध जो होता है ये 1799, ठीक है, कब होता है ये? 1799 ईस्वी में होता है। और वेलेजिली के साथ में ये होता है। वेलेजिली कब आ जाता है? 1798, 1798 में वेलेजिली गवर्नर जनरल बनकर आ जाता है और यही सहायक संधि करता है। और इसने ही युद्ध किया था श्रीरंगापट्टनम की संधि के बाद में। श्रीरंगापट्टनम की संधि जो होती है वो कॉर्नवालिस के साथ में होती है। कॉर्नवालिस के जाने के बाद में फिर वेलेजिली यहाँ पर गवर्नर जॉन सोर बनकर आता है। जॉन सोर के बाद में फिर वेलेजिली जब आता है तो वेलेजिली ने ही यहाँ पर ये युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में ये मारा जाता है कौन? टीपू सुल्तान, 1799 में, ठीक है। तो 4 युद्ध होते हैं, ध्यान रखिएगा, 4 में से ये चौथा युद्ध था, आंग्ल मैसूर 4, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन उपसंघ की सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? मतलब अंग्रेजों ने जो बक्सर के युद्ध में पराजित हुए थे उसमें जो संघ बना था उसमें कौन पार्टनर नहीं था? सुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर जाफर या फिर मीर कासिम? बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे शेयर करते रहिए जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी इसमें देख पाए। वर्ग 2 की तैयारी आपको कंप्लीट मिलेगी यहाँ पर सोशल साइंस की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ में आपको इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चंस के भी यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, जो कि एक पूरी सोशल साइंस की क्लास चल रही है जिसमें एमसीक्यू चल रही है और ये आपकी पर्टिकुलर टॉपिक पर यानी कि सब्जेक्ट पर ले रहा हूँ। बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है वो है मीर जाफर। मीर जाफर जिसको कि अंग्रेजों का गधा कहते थे, अंग्रेजों का गधा था, अंग्रेजों के पिट्ठू था, सत्ता की लालच में आके ये अंग्रेजों से मिल गया था और यही था जो कि सहभागी नहीं था बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध जो कि कब होता है ये कब होता है? 1764 में। 1764 में मैंने पहले भी बताया है, अक्टूबर के महीने में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ये संघ बनाकर अंग्रेजों से यहाँ पर भिड़ते हैं। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो यहाँ पर जो कि पेश करता है, लीड करता है और जीतता है, ठीक है। चलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने काफी कुछ समझा दिया, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? भारत में जो पुर्तगाली आए थे उसमें सेकंड गवर्नर कौन बनकर आया था? वास्को द गामा, द फ्रांसिस्को द अल्मीडा, अल्फांसो द अल्बुकर्क या फिर फ्रांसिस्को जेवियर? कौन सा आंसर इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 106 है ये, याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए आपने आंसर इसका समझ लिया होगा तो इसका आंसर आप नोट कीजिएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क ये इसका सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर 1509 में कब आया था? 1509। 1509 में ये पुर्तगाली गवर्नर, सेकेंड पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। और इसने यहाँ पर जो एम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद की जो पॉलिसी है, जो नीति है, उसकी शुरुआत की थी। और अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही इसको गोवा को अपने कब्जे में लिया था, गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। और यहाँ पर जो बीजापुर के जो नवाब थे आदिल शाह, ठीक है ना, उसको यहाँ पर हराया था। और वहां से क्योंकि उसके कब्जे में था ये गोवा, और ये कब्जे में लिया था 1510 ईस्वी में, गोवा कब्जे में आ गया था। अल्बुकर्क से पहले कौन था ये आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर देना है कि अल्बुकर्क से पहले जो पहला
गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था वो कौन था, ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसी को प्रमुख संस्थापक के रूप में, पुर्तगालियों का प्रमुख संस्थापक बोलते हैं किसको, अल्फांसो दा अल्बुकर्क को, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ गया आपको। अब आपको बताना है यहाँ पर जो मैंने पूछा है, ठीक है ना। पहला गवर्नर कौन था पुर्तगाली, ये आप मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करते रहिएगा, जैसे कि अन्य स्टूडेंट भी, यहाँ पे विद्यार्थी जो कि वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन समझ पाए। पता है महालवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, राजस्व रेवेन्यू का जो शेयरिंग था वो किसके साथ में शेयरिंग यहाँ पर प्लान किया था, अंग्रेजों ने, ये बताना है। महालवारी, ठीक है ना, महालवारी प्रथा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ में, जमींदारों व कृषकों दोनों के साथ में साझा किया था, या फिर ग्राम समुदायों के साथ में समग्र रूप से ये साझा किया गया है। इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन बहुत ही समझदारी वाले हैं यहाँ पे, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि आपके सारे फैक्ट कवर हो रहे हैं, तो इसमें आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से बिल्कुल आएंगे। और हिस्ट्री के हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपका फंसेगा, और इसमें क्लास कोई सी मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके साथ में आएंगे। इसका जो आंसर है अब मैं आपको बताऊंगा, वो है ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय के साथ में समग्र रूप से जो समझौता हुआ था, ठीक है ना, राजस्व का बंदोबस्त का, वो उसको कहते थे महालवारी। महालवारी, महाल का मतलब जहां पर अगर देखा जाए तो गांव, पूरे के पूरे गांव को महाल कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र जो पूरा होता था उसको महाल बोला जाता था। महाल यानी कि गांव की प्रथा, गांव से यहाँ पर बंदोबस्त वाली प्रथा, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन वाली प्रथा, पूरे के पूरे गांव से, गांव में रहने वाले जितने भी समस्त किसान थे, उन्हीं पर पूरा जुम्मा सौंप दिया था। और ये कहाँ हुआ था, तो इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था, काफी बड़ा सा, याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट का जो प्रांत था वहां पर इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, महालवारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने की थी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, हॉल्ट मैकेंजी। और ये जो व्यवस्था थी, ये 1822 में इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। और उसके बाद में इस पर जो परमानेंट ठप्पा लगाया था, वो आने वाले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, क्योंकि अभी तक गवर्नर जनरल ही रहे थे, जब भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिंग ने इसको समस्त रूप से पूरे भारत में लागू किया था। और ये बने थे 1833 में। 1833 में जब बने थे तब उन्होंने पूरे के पूरे भारत में इस प्रणाली को की शुरुआत कर दी थी। और इसमें जमीन से जुड़े हुए जितनी भी राजस्व व्यवस्था थी उसको शुरुआत एक साथ कर दी थी, ठीक है ना। जिसमें कि गांव को, मैंने आपको बता दिया ना, गांव को यहाँ पर महल माना जाता था। गांव को एक महल माना जाता था, और उस पर कर लगाया जाता था। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते थे, महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था। महाल मतलब पूरे गांव में जो व्यवस्था लागू की गई है उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रणाली में गांव के मुखिया को कर वसूलने का जिम्मा, यानी कि उस गांव का जो मुखिया था वो किसानों से यहाँ पर जो टैक्स था, जो राजस्व था, वो वसूलता था। और साथ में चाहते, यहाँ पर अगर किसान स्वयं भी जाकर अगर कर देना चाहते थे तो वो भी अंग्रेजी जो कार्यालय था, जो ऑफिस था, वहां पे जाके जमा कर सकते थे। यानी कि मुखिया को भी जिम्मा दिया गया था, और यहाँ पर व्यक्तिगत किसान भी जाकर यहाँ पर जमा कर सकते थे, ठीक है ना। तो इस प्रणाली में गांव के जो प्रमुख किसानों को था, ठीक है ना, जो प्रमुख किसान थे उस गांव के, यानी कि जिसमें कि जो जिनको जमींदार कहा गया है, ठीक है ना, तो वो जमींदारों की व्यवस्था नहीं थी, ये किसानों की व्यवस्था थी। यानी कि यहाँ पे गांव के प्रमुख किसानों को जमीन से बेदखल करने का अधिकार भी था। यानी कि इस प्रणाली में गांव की उपज के आधार पर
लगान तय किया जाता था। और इस प्रणाली में गांव की जमीन को महलों में बांटा गया था, महालों में बांटा गया था, ठीक है ना, महालों में यहाँ पर बांटा गया था। और इस प्रणाली में गांव के मुखिया को भी स्थानीय नेता को इकट्ठा करके ब्रिटिश अधिकारियों ने को देने का काम होता था, यानी कि जो कर है वो ब्रिटिश अधिकारियों को यहाँ पर दिया जाता था इकट्ठा करके, ठीक है। यानी कि इसमें गांव को सामुदायिक रूप से यहाँ पर ये सामूहिक स्वामी माना गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया महलबाड़ी। इससे पहले दो व्यवस्था और आपको देखने को मिलेंगी, एक स्थायी बंदोबस्त और दूसरी है अपनी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। दोनों को भी आपको याद रखना है, उनकी भी ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर अपन स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त जो कि चालू हुई थी 1793 में, और उसके बाद में अगर हम रैयतवाड़ी की बात करें तो ये 1820 में चालू हुई थी। तो इन दोनों की ईयर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में संपादित हुई, बताएं। जो अमृतसर की संधि थी वो किसके बीच में हुई थी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर इसका आंसर दिया, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। ज्यादा समय नहीं दूंगा इसमें, आपको पिछले में मैंने बता दिया है, तो पूरा हिंट दिया था। और इसमें जो आंसर है वो है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो उस समय 1809 में गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे और ये संधि 1809 में हुई थी। तो लॉर्ड मिंटो प्रमुख गवर्नर जनरल थे, लेकिन यहाँ पर इनके जो अफसर थे चार्ल्स डी मेटकाफ, वो यहाँ पर प्रमुख अधिकारी बन के गए थे और उन्होंने यहाँ पर संधि पर साइन किए थे। लेकिन ये संधि जो हुई थी ये प्रमुख जो थे वो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय, ध्यान रखिएगा। यानी कि ये 1805 से लेके 1810 तक या फिर 9 तक ही मान के चलिए, इस समय तक ही ये गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। चलिए पावर कट हो गया है, इस क्वेश्चन इस क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में फिर आएंगे हम, धन्यवाद।